नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार बिश्नोई सभी बच्चों और अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का परिचय, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा तथा उसकी व्याख्या। नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का और अपने सभी व्यूअर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र के परिचय अथवा अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। जैसा कल हमने आपको धन केंद्रित परिभाषाएं बताई थी, भूमिका बताई थी अर्थशास्त्र की, यानी एडम स्मिथ की और उनके शिष्यों के द्वारा जो धन संबंधी परिभाषा दी गई थी, वो सारी परिभाषाएं हमने अपने पहले वीडियो में आपको स्पष्ट कर दी थी। यहाँ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा और उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना प्रोफेसर मार्शल ने की। चूंकि जितने भी अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर एडम स्मिथ, जेबी से, वाकर, सीनियर, सबने धन पर अधिक जोर दिया था। उन्होंने एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली थी जिसका लक्ष्य केवल धन कमाना था। सब उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर कोई एक डॉक्टर आर्थिक मनुष्य बन जाए तो वो सबसे पहले ये कहेगा, मरीज को देखने से पहले कहेगा कि मुझे फीस चाहिए, मेरी फीस इतने रुपए है, अगर आप फीस दोगे तब मैं मरीज को देखूंगा, अन्यथा मैं नहीं देखूंगा। ये एक आर्थिक मनुष्य, क्योंकि आप जानते हैं ना, मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं होता। मनुष्य के कहिए कि जो अंदर हैं अनेक गुण हैं, सहानुभूति है, करुणा है, सहिष्णुता है, दया है, त्याग है, बहुत सारे गुणों से मनुष्य का हृदय भरा हुआ है ना। अच्छे नागरिक की पहचान भी यही है। किंतु धन संबंधी जितने भी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने धन पर अत्यधिक जोर दिया और मनुष्य को साधन माना और धन को साध्य माना। तो इस कारण से अर्थशास्त्र की कटु आलोचना हुई, है ना। कार्लाइल, मैं यहां लिख रहा हूं, प्रोफेसर कार्लाइल ने अर्थशास्त्र को रोटी मक्खन का शास्त्र कहा, कुबेर की विद्या कहा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने, कुछ आलोचकों ने अर्थशास्त्र को निष्कष्टतम विज्ञान बताया, घृणित विज्ञान बताया। जब इस प्रकार की आलोचनाएं हो रही थी, तब प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक नवीन दृष्टिकोण में परिभाषित किया, और ये दृष्टिकोण था कल्याणवादी दृष्टिकोण, कल्याणकारी दृष्टिकोण। ठीक है। प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक मैंने आपको बताई थी कल। 1890 में, सन 1890 ईस्वी में उनकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। मार्शल की पुस्तक है, ठीक है। और इसी में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। उनकी एक पुस्तक और है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, औद्योगिक अर्थशास्त्र।
मार्शल की 2 पुस्तकें, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा ना, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रकाशन वर्ष 1890, इसको भूलिएगा मत। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में यानी औद्योगिक अर्थशास्त्र में प्रोफेसर मार्शल ने जो परिभाषा दी थी वो परिभाषा ये है जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख रखी है ना। ये परिभाषा कहिए कि मार्शल की एक अच्छी परिभाषा है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी परिभाषा में कुछ संशोधन भी किया। चलिए मैं वो परिभाषा भी आपको बताऊंगा। फिलहाल में आपको ये परिभाषा शायद किसी किताब में आपको ना मिले, इसलिए आप इसको एक बार देख लीजिए। राजकीय अर्थव्यवस्था अथवा अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में सामान्य सामाजिक वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। यह बताता है मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है और किस प्रकार उसे व्यय करता है। एक और तो ये मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। ये पूरी परिभाषा है, इस परिभाषा को आपको याद करना है। ये औद्योगिक अर्थशास्त्र में प्रोफेसर मार्शल ने दी है। ये जो परिभाषा है इसी में मार्शल की परिभाषा की सारी विशेषताएं छुपी हुई है, ठीक है। चलिए देखिए, राजकीय अर्थव्यवस्था अथवा अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में, पहले जीवन के साधारण व्यवसाय, साधारण व्यवसाय से मार्शल का क्या अभिप्राय रहा होगा, ठीक है। साधारण व्यवसाय, जीवन का साधारण व्यवसाय, जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश से मार्शल का अभिप्राय संभवतः अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की ओर है, ठीक है। और अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अथवा विषय सामग्री सामग्री, इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले उपभोग है, उपभोग, उपभोग को क्या बोलेंगे, कंजप्शन। उपभोग मीन कंजप्शन, उपभोग, ठीक है, कंजप्शन, उपभोग। दूसरा है उत्पादन, उत्पादन को अंग्रेजी में कहेंगे प्रोडक्शन। तीसरा है विनिमय, विनिमय अर्थात एक्सचेंज। और चौथा है वितरण, और पांचवा राजस्व, राजस्व यानी लोक वित्त, लोक वित्त। तो ये 5 अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख विभाग हैं। अर्थशास्त्र रूपी वृक्ष की, ये एक वृक्ष है, देख रहे होंगे, इसकी 5 शाखाएं हैं। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और लोकवित्त, ठीक है, राजस्व। तो ये 5 शाखाएं ये अर्थशास्त्र रूपी वृक्ष है और इसकी 5 शाखाएं हैं।
ये आप समझ लीजिए। तो जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश से मार्शल का जो अभिप्राय रहा है वो अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री से रहा है। ठीक है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस वाक्यांश का उन्होंने कोई स्पष्ट अर्थ नहीं बताया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन उनके शिष्यों ने जो आपके प्रोफेसर पिंगू है, प्रोफेसर कैनन है, उन्होंने कहा कि जीवन के साथ सामान्य व्यवसाय से मार्शल का अभिप्राय संभवतया अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय में एक तो ये सामान्य, दूसरा सामाजिक, तीसरा वास्तविक मनुष्य। अब ये तीन चीजें हैं, सामान्य मनुष्य, सामाजिक मनुष्य, वास्तविक मनुष्य। सामान्य मनुष्य कौन होता है? सामान्य मनुष्य वह है जो किसी भी प्रकार से जिसका मस्तिष्क संतुलन जो है वो बना हुआ है, वो नशा नहीं कर रखा है, पागल नहीं है, हमारी और आपकी तरह है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? सामान्य व्यक्ति कहलाएगा, सामान्य मनुष्य कहलाएगा। सामाजिक व्यक्ति कौन होता है? जो समाज में रहता है, उस व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति कहेंगे। तो समाज से बाहर कौन रहता है? समाज से बाहर रहते हैं साधु, संत या चोर। चोर को आप सामाजिक व्यक्ति नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को असामाजिक तत्व बोला जाएगा, असामाजिक व्यक्ति बोला जाएगा। तो सामाजिक भिन्न बता दिया। तथा वास्तविक मनुष्य, वास्तविक मनुष्य आपने देखा होगा स्पाइडरमैन, आपने देखा होगा शक्तिमान, देखा है ना? आपने सुना होगा मत्स्य कन्या, आप सुनते हैं भूत के बारे में, पिशाच के बारे में, ब्रह्म राक्षस के बारे में, किंतु ये सब काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है। वास्तविक मनुष्य कौन है? हम और आप वास्तविक मनुष्य हैं। तो इस प्रकार से जीवन के साधारण व्यवसाय में, अर्थात उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व में सामान्य, सामाजिक, वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अब आर्थिक क्रिया एक और विशेषता, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका लक्ष्य है धन कमाना है, धन कमाना। कोई भी आर्थिक क्रिया, एक लुहार, सुनार, नाई, दर्जी, कुम्हार, बहुत सारे लोग, एक दुकानदार है आर्थिक क्रिया कर रहा है, रेडी वाला है, फल बेचने वाला, वो आर्थिक क्रिया कर रहा है। मैं हूं, स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं आर्थिक क्रिया कर रहा हूं। एक कंडक्टर, एक बस का ड्राइवर आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका लक्ष्य धन कमाना है। जैसे एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, गेम्स टीचर, वो विद्यालय में आता है, बच्चों को खेलना सिखाता है, उनके साथ खेलता है, बदले में उसको वेतन मिलता है। तो उसके द्वारा किया गया ये कार्य आर्थिक कार्य है। ठीक है, लेकिन हमारे विद्यालय का एक भूतपूर्व छात्र है जो बाय द वे मिलिट्री में, सेना में भर्ती हो गया है। अब वो कहिए कि विद्यालय में आता है, वो बच्चों के साथ खेलता है और उन्हें खेलना भी सिखाता है। तो यानी उसको बदले में किसी प्रकार से कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता, धन प्राप्त नहीं होता, वेतन या कोई मजदूरी प्राप्त नहीं होती। तो उसके द्वारा यही कार्य किया गया अनार्थिक कार्य है। जबकि हमारे विद्यालय के गेम्स टीचर के द्वारा किया गया यही कार्य आर्थिक कार्य है। यानी एक ही समय पर एक व्यक्ति के लिए जो कार्य आर्थिक है वो दूसरे के लिए अनार्थिक हो सकता है। तो समझ गए होंगे आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका लक्ष्य धन कमाना होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है।
यह बताता है कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है। तो कैसे कमाता है धन? देखिए, अर्थशास्त्र में हम इसी बात का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से उत्पादन करता है, किस प्रकार से धन अर्जित करता है। कोई सेवा से, ज्ञान के द्वारा, स्थान परिवर्तन, रूप परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन इत्यादि उत्पादन की 6 विधियां हैं जिनके द्वारा मनुष्य उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए, तो अर्थशास्त्र ये बताता है कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है ना, और किस प्रकार उसे व्यय करता है। तो व्यय करना भी एक कला है, व्यय करना भी एक कला है। कैसी कला? कैसे व्यय करें? हम अपने धन को इस प्रकार से व्यय करें कि उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, समान अथवा लगभग समान हो जाए। सम सीमांत उपयोगिता हिरास नियम के आधार पर व्यय करें। अगर हम सम सीमांत उपयोगिता हिरास नियम के आधार पर व्यय करेंगे तो हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो अर्थशास्त्र विषय की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। तो प्रोफेसर मार्शल की ये परिभाषा बहुत सिंपल परिभाषा, सरल परिभाषा है, आसानी से समझ में आ जाती है और बहुत सारी बातें इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सामान्य सामाजिक वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र बताता है कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है, किस प्रकार उसे व्यय करता है। एक और तो ये मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। एक दूसरी परिभाषा, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुखों के साधनों की प्राप्ति और उपभोग से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। एक दूसरी परिभाषा है ये परिभाषा जो है प्रोफेसर मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नामक अपनी पुस्तक जो कि 1890 में प्रकाशित हुई थी उसमें दी थी। तो इस परिभाषा को आप याद कर लें। ठीक है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुखों के साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद करिएगा, आपकी किताब में दे रखी है। ठीक है, यानी मार्शल की परिभाषा के अनुसार, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान, वास्तविक विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, अर्थशास्त्र में हम सामाजिक मनुष्य का अध्ययन करते हैं, सामान्य मनुष्य का अध्ययन करते हैं, सामाजिक मनुष्य का अध्ययन करते हैं, सामान्य व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, वास्तविक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, है ना? समझ में आ गया होगा ये बात। और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है इसमें। आर्थिक क्रिया जिनका लक्ष्य धन कमाना है, धन अर्जित करना है। ठीक है, मार्शल की परिभाषा सरल है, व्यवहारिक है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसके संदर्भ में और चर्चा हम बाद में कर लेंगे। तो पूरी तरीके से हमने आपको मार्शल की परिभाषा समझा दी है। मार्शल की परिभाषा की आलोचना रॉबिन्स ने की, प्रोफेसर रॉबिन्स ने ना। रॉबिन्स ने क्या कहा? अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। पहली आलोचना। ठीक है, अर्थात लक्ष्यों को ध्यान में रखना अर्थशास्त्र का काम नहीं है। विशुद्ध वैज्ञानिक की भांति अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं रॉबिन्स। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक आदर्श विज्ञान आइडियल साइंस, दूसरा होता है वास्तविक विज्ञान अर्थात रियल साइंस। तो रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं? रियल साइंस मानते हैं, वास्तविक विज्ञान मानते हैं। जबकि मार्शल उसको आदर्श विज्ञान भी मानते हैं और वास्तविक विज्ञान भी मानते हैं। तो इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है,
रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जिससे भी है हो, लेकिन कल्याण से उसका कोई संबंध नहीं। मार्शल ने क्या बताया था? मार्शल ने तो ये कहा था कि इसमें भौतिक सुखों की साधना की प्राप्ति तथा उपभोग से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध। भौतिक सुखों के साधनों की प्राप्ति यानी कल्याण के साधनों की प्राप्ति। तो उनका ना अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जिससे हो, लेकिन कल्याण से उसका कोई लेना देना नहीं। तो मार्शल की परिभाषा की कटु आलोचना रॉबिन्स ने की और अर्थशास्त्र को एक नवीन दृष्टिकोण में परिभाषित किया है, जिसको है ना हम कहते हैं साधनों की सीमितता संबंधी दृष्टिकोण यानी सीमितता केंद्रित परिभाषा है, और ये रॉबिन्स ने दी है। चलिए रॉबिन्स की परिभाषा में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।